आदाब नाज़रीन, मैं एम खुर्शीद ख़ां उर्दू अदब यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, आज हम एक नई वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं जिसका मौजू है मोहम्मद रफ़ी साहब। जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी साहब जो आवाज़ की दुनिया के शहंशाह हैं। आवाज़ की दुनिया के शहंशाह ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के दिलों पर उनका राज है। तो हमारे साथ में आज खुसूसी मेहमान हैं मोहतरम जनाब उवैस जमाल शमशी साहब, जो मोहम्मद रफ़ी पर गुफ्तगू करने के लिए बैठे हुए हैं और कुछ लोग हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं और उनको भी हम आपको दिखाएंगे। तो उवैस साहब, आज मोहम्मद रफ़ी साहब की बरसी है, 31 जुलाई है और ऐसा लगता है कि आज भी वो हमारे सामने मौजूद हैं। बेशक बेशक हाँ, बेशक आज भी मौजूद हैं और जितना साल आगे बढ़ रहे हैं इतनी मकबूलियत और ज़्यादा बेशक बढ़ती जा रही है। बेशक। तो हमारे नाज़रीन के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि ये प्रोग्राम जो हम मुनक़िद कर रहे हैं तो ये कैसा है? देखिए खुर्शीद साहब, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगा कि आपका यूट्यूब उर्दू चैनल जो है वो न सिर्फ ये कि उर्दू के फ़रोग़ के मैदान में बड़े कारहाय नुमायाँ अंजाम दे रहा है, बल्कि उर्दू से वाबस्ता जो शख्सियात रही हैं गरां क़द्र खिदमत अंजाम दे रहा है। जैसे अभी आपने गुज़िश्ता दिनों ऐसे फ़िल्मी नग़मा निगारों पर एक प्रोग्राम तरतीब दिया जो उर्दू शायरी को अदब से जोड़ने वाले नग़मे तहरीर करके गए, तख्लीक़ करके गए। तो एक बड़ा प्रोग्राम था और आज आप फ़िल्मी दुनिया के नग़मा निगारी के सिंगिंग के बेताज बादशाह जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब पर ये प्रोग्राम मुनक़िद कर रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। देखिए, जहाँ तक मोहम्मद रफ़ी साहब का ताल्लुक़ है तो मुझे एक शेर याद आ रहा है कि तुम्हें कहता है मुर्दा कौन, जी, तुम जिंदों के जिंदा हो। तुम्हें कहता है मुर्दा कौन, तुम जिंदों के जिंदा हो। तुम्हारी नेकियां जिंदा, तुम्हारी खूबियां बाकी। बहुत उम्दा। तो मोहम्मद रफ़ी जैसी शख्सियत जो है, ऐसी शख्सियत जिस्मानी तौर पर हमारी नज़रों से ओझल हो जाती हैं, उन्हें मौत नहीं आती। बेशक। जितनी दुनिया से जाने के बाद टाइम गुजरता जाएगा, उनकी मकबूलियत में इजाफा होता चला जाएगा। 31 जुलाई 1980 में उन्होंने हरकत क़ल्ब बंद हो जाने की वजह से जी, आखिरी सांस ली थी। उनकी वो मखमली आवाज़, उनकी वो रेशमी आवाज़ आज भी कानों में वही रस घोल रही है। आज भी उनकी आवाज़ का जादू लोगों को अपनी जानिब खींच लेता है। आज भी उनके गीत, उनकी आवाज़ में गाए गए गीत वही जाज़बियत रखते हैं जो उनकी हयात में रखा करते थे। जब अब हमारी ये बदनसीबी है कि हमने मोहम्मद रफ़ी साहब को सिर्फ एक सिंगर की हैसियत से जी, जी, जी। इंट्रोड्यूस कराया है। मोहम्मद रफ़ी साहब खाली एक सिंगर नहीं थे, उनको खाली एक सिंगर बताना मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ नाइंसाफ़ी है। मोहम्मद रफ़ी साहब एक अजीम मुहिब्बे वतन थे। मोहम्मद रफ़ी साहब एक अजीम सोशल वर्कर थे, समाजी कारकुन थे। मोहम्मद रफ़ी साहब एक अजीम नगमा गुलूकार थे। मोहम्मद रफ़ी साहब को जिस कदर इस्लाम धर्म से मोहब्बत थी, उसी तरह वो दूसरे मज़ाहिब का भी एहतराम किया करते थे। मोहम्मद रफ़ी साहब कौमी यकजहती के अलमबरदार थे और यही वजह थी कि हमारे मुल्क के, आज़ाद मुल्क के पहले वज़ीर आज़म मोहतरम पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब मोहम्मद रफ़ी साहब के गिरवीदा थे। मोहम्मद रफ़ी साहब ने इंडो चाइना जंग के दौरान, इंडो पाक जंग के दौरान जा जाकर सरहदों पर जहाँ बमबारी हो रही थी, जहाँ बारूद फेंक रहा था, वहाँ जाकर अपने जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए गीत गाए। ये उनकी देश से मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील है। मोहम्मद रफ़ी साहब के गीत उस वक्त के लोगों के दिलों में वो ख़ास तौर से अफवाज के दिलों में वो जोश पैदा करते थे कि वो अपने वतन पर मर मिटने को तैयार हो जाया करते थे। ये मोहम्मद रफ़ी साहब की खूबी थी। जैसे ये कि कर चले हम फिदा, जैसे कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हाँ, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़ियां करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा। हाँ, वो क्या बात हिंदुस्तान है। की मोहब्बत
हिंदुस्तान की मोहब्बत जिसको हुब्बुल वतनी कहते हैं, उससे सरशार इंसान का नाम मोहम्मद रफी था। मोहम्मद रफी खाली गुलकार नहीं थे, मोहम्मद रफी एक ऐसी शख्सियत का नाम था, एक ऐसी अजीम जी, जी, जी। शख्सियत का नाम था जो हिमाजत शख्सियत के मालिक थे, बिल्कुल बिल्कुल। हिमाजत शख्सियत के मालिक थे मोहम्मद रफी साहब। उन्होंने, मैं समझता हूं कि इस्लाम का सबसे बड़ा ऑर्डर ये जी फॉलो किया कि उनके दर से जी कभी भी कोई आने वाला खाली नहीं गया। वो चाहे हम उस वक्त उस दौर की सबसे महंगी कार हुआ करती थी अम्पाला कार, जी जी जी। चाहे उसमें बैठकर आया हो, जो सवाली है उसका सवाल पूरा किया उन्होंने। बेशक। मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि एक प्रोड्यूसर थे, वो चाहते थे कि मोहम्मद रफी साहब के गाने अपनी फिल्म में शामिल करें, तो उन्होंने कल्याण जी आनंद जी से जिक्र किया कि भाई मेरा बजट बहुत कम है जी और जी मैं चाहता था कि रफी साहब मेरी फिल्म के लिए गाएं, लेकिन मजबूरन अब मुझे मुकेश जी वगैरह से गाने कराने हैं अपने। बात आई गई हो गई। जी। कल्याण जी आनंद जी जो हैं वो किसी और फिल्म की रिकॉर्डिंग कर रहे थे रफी साहब के साथ कुछ दिन बाद, तो उन्होंने रफी साहब से जिक्र किया कि भाई फला साहब जो हैं, फला फला प्रोड्यूसर, वो ये चाहते थे लेकिन उनके पास बजट नहीं है। रफी साहब बोले अच्छा। तो रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद रफी साहब ने खुद उनको फोन किया, बोले कि आप बजट की परवाह ना करें, अगर आप अपनी फिल्म में मुझसे गाने चाहते हैं तो मैं हाजिर हूं, चाहे आप 1 रुपया फी गाना मुझे फीस दे दीजिएगा, लेकिन आपकी फिल्म के लिए मैं गाऊंगा बगैर किसी फीस के, आप हर गीत की सिर्फ 1 रुपया गीत मुझे दे दीजिए। तो ये इतनी बड़ी शख्सियत को आप क्या समझ रहे हैं, कम कम उसकी सैक्रिफाइस है, एक बड़ी कुर्बानी जी है जी जी कि उन्होंने किसी का दिल नहीं टूटने दिया। तो ये एक हमदर्द इंसान की पहचान है। रफी जी साहब जी। जितने बड़े गुलकार थे, जितने, उतने ही अजीम इंसान भी थे, इंसान भी थे उतने ही अजीम हमदर्द भी थे, और बहुत ईमानदार आदमी। बेहद बेहद ईमानदार आदमी, ईमानदार। बेहद ईमानदार आदमी। अच्छा उवैस साहब, हमारे पास एक कॉलर मौजूद हैं, जॉनी फास्टर साहब। वो जी जी मोहम्मद जी। रफ़ी साहब के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। हाँ साहब, बात कराइए मोहम्मद रफी साहब के बारे में। जी जॉनी फास्टर साहब तो बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है। जी जी जी। मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम आते ही सभी के जहन में, दिल में, दिमाग में बहुत ही मीठे सुरीले नगमे गूंजने लगते हैं। एक ज़माने तक उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया और फिल्मों के अलावा भी उन्होंने बहुत सारे गीत, भजन, गज़ल, कव्वाली, हिंदुस्तानी मौसीकी के मुख्तलिफ़ रागों और तालों में उन्होंने पूरी दुनिया को अपनी आवाज़ से एक ऐसा तोहफ़ा दिया, एक ऐसी यादें संगीत की शक्ल में हमें दी हैं जो मेरे ख़्याल में जब तक ये दुनिया कायम है उनकी यादें उनके गीतों के ज़रिए, उनके भजनों के ज़रिए, उनकी गज़लों के ज़रिए ज़िंदा रहेंगी। हम तो उनके गीतों को सुनकर ही बड़े हुए हैं। फिल्म देख के निकलते थे तो उनकी मीठी धुनों को गुनगुनाते हुए निकलते थे और पूरे हिंदुस्तान के लोग मोहम्मद रफ़ी साहब पर फ़ख्र करते हैं क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। और मुझे लगता है कि उनकी गायकी में जो एक पाकीज़गी थी, एक ख़ूबसूरती थी, वो उनका ख़ुद का एक बहुत अच्छे इंसान होना, बहुत ही करीब परवर इंसान थे और बहुत ही शरीफ नेक इंसानों में उनकी गिनती होती थी। तो उसका जो असर है वो उनके गीतों में भी आया, उनकी मौसीकी में भी आया। मैं ज़ाती तौर पर 31 जुलाई नहीं बल्कि 365 दिन किसी न किसी बहाने रफ़ी साहब को याद करता रहता हूँ, उनकी धुनें गुनगुनाता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।
नमस्कार, आदाब। अभी नाजरीन आप मोहतरम जॉनी फास्टर साहब को समाअत फरमा रहे थे। जॉनी फास्टर साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मौसीकी के उस्ताद रहे हैं और बला के शायर भी हैं, बहुत बड़े शायर हैं, पूरी दुनिया में अपनी शायरी से अपनी पहचान रखते हैं और ज़बरदस्त मौसीकार भी हैं। उन्होंने हज़ारों बच्चों को मौसीकार बनाया है। तो उन्होंने रफ़ी साहब के बारे में जो कुछ बताया वो ज़ाहिर है हमारी और आपकी मालूमात में इजाफे का दर्जा रखता है। बिल्कुल जी उवैस भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। रफ़ी साहब जो थे बहुत ही नेक इंसान थे, हमेशा हमदर्द इंसान थे, और रहमदिल हमदर्द थे। इंसान थे, और कोई साइल आए या कोई भी इंसान आए बगैर मदद किए नहीं जाने देते नहीं थे, जाने नहीं देते, जाने देते, नहीं जाने नहीं देते। जाने देते। ये हाँ, उनका तुर्रे इम्तियाज था जी जी कि उन्होंने अपने दर से कभी किसी को खाली नहीं जाने जी दिया। देखिए, एक बात मैं यहाँ अर्ज करना चाहूँगा, बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि मोहम्मद रफ़ी साहब की 2 शादियाँ हुई थी। बहुत कम लोग इस बात को बहुत जानते कम। हैं, क्योंकि उनके ख़ानदान के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है लोगों को। उसकी वजह ये है कि अलावा मोहम्मद रफ़ी साहब के उनकी फैमिली का कोई भी मेंबर फ़िल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ नहीं है, जी कोई भी मेंबर। तो जब ये को यहाँ अमृतसर के एक गाँव में थे जहाँ आपकी पैदाइश हुई, तो आपकी शादी हो गई थी। लेकिन शादी के बाद आपका पूरी फैमिली लाहौर माइग्रेट कर गई थी। माइग्रेट कर जाने के कुछ अरसे बाद ये हिंदो पाक की तकसीम का अमल दरपेश आया और हिंदो पाक की तकसीम के अमल में फिर इनकी वाइफ ने, जो इनकी पहली अहलिया थी, जी उन्होंने, जो उनके वालिदैन शहीद हो गए थे उसमें फसादात में, तो वो इतनी खौफज़दा हो गई कि उन्होंने हिंदुस्तान आना पसंद नहीं किया, बल्कि वो लाहौर में ही रुक गई। लेकिन रफ़ी साहब ने, हिंदुस्तान से प्यार था, हिंदुस्तान से मोहब्बत थी, हिंदुस्तानियत उनकी रगों में खून के साथ दौड़ती थी। उन्होंने लाहौर को अलविदा कहा और हिंदुस्तान आ गए। उनकी पहली वाइफ, पहली अहलिया लाहौर में ही रह गई, जिनसे उनके एक बेटे थे सईद रफ़ी, जिनको रफ़ी साहब ने फिर सेटल्ड कराया इंग्लैंड में। बाद में रफ़ी साहब की फिर दूसरी शादी हुई हिंदुस्तान में, जिनसे उनके सबसे बड़े जो बेटे थे खालिद रफ़ी, वो अपने उनकी पहली अहलिया के बेटे सईद रफ़ी के साथ इंग्लैंड में सेटल्ड हो गए। लेकिन दोनों का बहुत कम उम्र में हरकत क़ल्ब बंद हो जाने से इंतकाल हो गया। जी रफ़ी साहब की बाकी जो औलादें हैं वो भी, उनका कोई फिल्म से ताल्लुक़ नहीं, तो उनके बारे में उनका जिक्र करना बेकार। लेकिन उनके जो सबसे छोटे साहबजादे हैं शाहिद रफ़ी साहब, उन्होंने अपनी वालिद की तमाम यादों को संजोया है और उनके सारे अवार्ड, उनकी जी सारी इस्तेमाल की चीज़ें इकट्ठा करके मोहम्मद रफ़ी एकेडमी कायम की है। जी मोहम्मद रफ़ी एकेडमी मोहम्मद रफ़ी साहब के पल पल की याद दिलाती है। जी उनके इस्तेमाल की हर चीज़ वहाँ मौजूद है, वो एक म्यूजियम टाइप का है। तो एक जी। बहुत बड़ा काम है खालिद रफ़ी साहब का। नाज़रीन, अब हमारे साथ मौजूद हैं ऑनलाइन डॉक्टर मुजीब शहदर साहब, जो बहुत बड़े शायर हैं और खुशी की बात यह है कि उन पर एक पीएचडी हो रही है। तो आइए डॉक्टर मुजीब शहदर साहब को सुनते हैं। रफ़ी खां का यूट्यूब चैनल यकीनी तौर पर बहुत बड़े काम कर रहा है और आज मोहम्मद रफ़ी की जो बरसी है उस पर आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम उन्होंने रखा है। मुख्तलिफ लोगों से मोहम्मद रफ़ी के ताल्लुक़ से उनकी राय ली गई है। तो यकीनी तौर पर मैं ये कहूँगा कि मोहम्मद रफ़ी फ़िल्मी दुनिया के एक बेताज बादशाह थे, एक ऐसे गुलूकार थे जिन्होंने अपनी आवाज़ के दम पर, अपनी फ़नकारी के दम पर अपने आप को मनवाया और वो आज तक अपने आप को मनवाते रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी सन 1924 में 24 दिसंबर को पैदा हुए और 31 जुलाई यानी आज के दिन 1980 में वो हमें छोड़कर चले गए। उन्होंने जो गीत गाए हैं, उन्होंने जो भजन गाए हैं, जो लोरियाँ गाई हैं, जो ठुमरी गाई हैं, जो कव्वालियाँ गाई हैं, उनमें अपनी एक अनोखी छाप छोड़ी है और अपने आप का और अपने फ़न का, अपनी आवाज़ का
लोहा मनवाया है और इस बात को साबित किया है कि वो एक बेहतरीन नहीं, बेहतरीन में भी बेहतरीन गुलकार थे। एक चीज़ मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहता हूँ कि उर्दू ज़बान व अदब के साथ साथ उन्हें दीगर कई ज़बानों का इल्म था, मुकम्मल इल्म था, जिसकी वजह से उनकी गायकी में तलफ़ुज़ और उस ज़बान के जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उसका उनको पूरा मुकम्मल दस्तरस थी उनकी। और उसी की बेस पर उन्होंने उनकी अदायगी इतने खूबसूरत अंदाज से की है कि अगर कोई सकील लफ्ज़ भी उस गीत में कव्वाली में आता है तो उनकी अदायगी से सामे के कानों में जब वो पहुंचता है तो वो खुद ब खुद उसकी तफहीम हो जाती है। यकीनी तौर पर मैं आज उनको खिराज अकीदत पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बेहतरीन नात उन्होंने पढ़ी हैं, हिकायात गाई हैं, यानी कि जितनी असनाफ सुखन है जो फिल्मी दुनिया के अलावा भी राइज हैं, उन सब में मोहम्मद रफ़ी ने अपना लोहा मनवाया है। मैं उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अभी नाजरीन, आप हिंदुस्तान के मुमताज़ शायर, मुमताज़ नाज़िम, मुमताज़ अदीब डॉक्टर मुजीब शहदर साहब को समाअत फरमा रहे थे। डॉक्टर मुजीब शहदर साहब का सबसे बड़ा हासिल उनकी ज़िंदगी का ये है कि उनकी ज़िंदगी में ही उन पर एक एमफिल हो चुकी है, जैसा कि अभी खुर्शीद साहब ने बताया, और अब उन पर पीएचडी हो रही है, और ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी ये बात। वो कोई मामूली बात नहीं है कि किसी फनकार की ज़िंदगी में उसके ऊपर तहकीकी अमल हो, एक एमफिल हो चुकी हो, एक पीएचडी हो रही हो। इट्स ए ग्रेट जॉब। मैं उसके लिए मुजीब शहदर साहब को मुबारकबाद देता हूँ। नाज़रीन, मोहम्मद रफ़ी साहब ने 1944 में कदम रखा और 1980 तक उन्होंने अपने आखिरी दम तक नग़्मे गाए। और 1944 में उनको सबसे पहली फ़िल्म मिली मौसीक़ार श्याम सुंदर की मौसीक़ी में, बुलबुलों जो पंजाबी फ़िल्म थी, और एक मिली थी गाँव की गोरी। जी जी, ये इलाकाई फिल्म गाँव की थी और गोरी, गांव की गोरी गाँव की हिंदी गोरी, फिल्म थी। गाँव की गोरी मिली जी। थी। 1944 में ही एक और फ़िल्म आई मौसीक़ार आज़म नौशाद साहब की मौसीक़ी में, और सबसे पहले ब्रेक दिया नौशाद साहब ने फ़िल्म पहले आप में, 1944 में ये आई थी। क्या कहना। और इसका रिकॉर्ड नंबर भी है, हम आपको इसमें दिखाएंगे, आपको रिकॉर्ड नंबर, जिसमें कि वो रिकॉर्ड नंबर पड़ा हुआ है उसमें। और 1945 में जब कदम रखा रफ़ी साहब ने, तो उसमें 8 फिल्में इनके हिस्से में आई क्या बात। और 12 नग़्मे गाए। वाह, 1945 की बात है। क्या बात। 1946 के पायदान पर आते हैं तो उसमें आपको 12 फिल्में मिली क्या और कहना। 27 नग़्मे गाए। वाह, उसके बाद रफ़ी साहब पलट कर ने नहीं देखा। सही पलट कर बात। नहीं देखा। 2 फिल्मों में रफ़ी साहब ने अदाकारी भी की है। अच्छा, अरे जी, जी, माशाल्लाह, अदाकारी भी की है साहब। बड़ी बात, बड़ी बात। बहुत कम लोगों को शायद मालूम मुझे होगा। मुझे नहीं मालूम थी ये हाँ, बात। अदाकारी की है। एक है लैला मजनू, जो 1945 में आई थी, अच्छा अच्छा। और दूसरी है जुगनू, शौकत हुसैन रिजवी इसके हिदायतकार और प्रोड्यूसर थे। वाह, तो उसमें नूरजहां के साथ, क्या बात। हाँ, और एक गीत कोरस की शक्ल में गाया था रफ़ी साहब ने, और वो बेड पर बैठे हुए हैं और गा रहे हैं, और कोट पहने हुए हैं, सूट पहने हुए हैं, क्या खूबसूरत जवान लग रहे हैं। क्या बात है, क्या ये बात। आप देख रहे हैं कि देखिए ये रफ़ी साहब गा रहे हैं, तो आप याद रखिएगा, एक लैला मजनू और दूसरी जुगनू, और जिसमें जुगनू में जो एक 2 गाना था, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। क्या बात है, क्या बड़ा बात है, बड़ा क्या, खूबसूरत गाना। हाँ, नूरजहां के साथ गाया था। सुपर डुपर हिट गाना है अपने और दौर का। इससे जो मकबूलियत मिली है जी। रफ़ी साहब को साहब, वो फिर पलट कर नहीं देखा फिर होगा। नहीं पलट कर देखा रफ़ी साहब ने। तो ये, और अब देखिए, हाँ, फिर हमारे पास एक कॉलर और आ गए हैं रफ़ी साहब की याद में। उनका नाम है पीलीभीत से हैं। तो चलिए पीलीभीत वालों को हम सुनते हैं। ना फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। सलाम मस्तून आदाब, मैं सैयद इशरत अली बरखेड़ा पीलीभीत से। नाज़रीन, एक बार फिर आपके खिदमत खल्क
खुर्शीद सर के ज़रिए शहंशाह तरन्नुम मोहम्मद रफ़ी साहब की खराज अक़ीदत पेश करने का शर्फ हासिल हुआ। 31 जुलाई 1980 को मौसीकी पे बादशाहत करने वाले मोहम्मद रफ़ी साहब शहंशाह तरन्नुम अचानक दिल का दौरा पड़ने से दुनिया से रुखसत फ़ानी हो गए। उस दौर में बताते हैं कि उनके चाहने वाले दसियों हज़ारियों लोगों ने जनाजे में शिरकत फरमाई। उनका बचपन बेहद गरीबी में गुज़रा और उनके नगमाहत आज भी लोगों के दिलों पे सर चढ़ के परवान बोलते हैं। ऐसे ही आज मैंने उनका एक नगमा गुनगुनाने के लिए फिल्म एक नारी दो रूप का गाना चूज़ करा है, जिसको आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दिल का सूना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहें नाज निशाना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद ज़माना ढूंढेगा, दिल का सूना साज तराना ढूंढेगा, लोग मेरे ख्वाबों को चुरा के डालेंगे अफसानों में, मेरे दिल की आग बटेगी दुनिया के परवानों में, वक्त मेरे गीतों का खजाना ढूंढेगा, दिल का सूना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहें नाज निशाना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद ज़माना ढूंढेगा। ये बोल थे गाने के मोहम्मद रफ़ी साहब के। उन्होंने सैकड़ों हज़ारियों गाने गाए हैं और उनकी आवाज़ का जादू आज भी हम सबके दिलो दिमाग पे गूंजता है। अभी आप पीलीभीत से हमारे मेहमान को नाजरीन समात फरमा रहे थे और वो भी मोहम्मद रफ़ी साहब पर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू फरमा रहे थे। अगर आप इजाज़त दें तो हाँ, थोड़ा बिल्कुल, सा बिल्कुल, मैं बोलना चाहूँगा। दरअसल मोहम्मद रफ़ी साहब के जो वालिद थे वो इनके फिल्मों के सख्त मुखालिफ थे हाँ, बिल्कुल। और इनके गुलूकारी के भी सख्त मुखालिफ थे, लेकिन इनके एक भाई थे हामिद शफी साहब, जिनको हामिद हामिद भी कर उर्फे आम में हामिद कहा जाता था। जी। वो नाई का काम करते थे। वो इनकी सलाहियतों को सैकल करना चाहते थे। तो सबसे पहले लाहौर में सहगल साहब का एक हाँ, 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 क्या बात प्रोग्राम कर दी, हुआ था। याद दिला दिया आपने। हाँ, सहगल साहब का एक जी, प्रोग्राम जी, जी, हुआ जी। था और उस प्रोग्राम में हुआ ये कि लाइट चली गई। लाइट चली गई लाइट चली तो गई। सहगल साहब डिस्प्यूटेड हो गए। हाँ, उन्होंने कहा भाई पहले आप अपनी लाइट वगैरह दुरुस्त कर ले, उसके बाद फिर मैं गीत गाऊंगा। जी, जी, जी। अब हामिद साहब ने जो उसके ऑर्गेनाइजर थे उनसे कहा कि साहब ऐसा है, मेरे साथ बच्चा है। जब तक मेरे साथ एक बच्चा है, जब हाँ, तक लाइट वगैरह हो रही है, इसको एक चांस दे दीजिए, जी, जी, ये कुछ गा दे। तो वो जिंदगी में पहली बार रफी साहब ने स्टेज पर गाना गाया था। सही बात है। वो गाना सुनने के बाद सहगल साहब तो दंग रह गए, इनकी आवाज के मुती हो गए बिल्कुल के भाई, पब्लिक भी सब आ गई अंदर, और फिर सारी पब्लिक अंदर आ गई जो वापस आ जा गई। चुकी थी। और साहब बड़े वाह वाह, और जो आपने प्रोड्यूसर का नाम लिया वो उसी में बैठे हुए थे, वो उसी में वो उसी में बैठे हुए थे। श्याम क्या- सुंदर श्याम सुंदर सुंदर जी बैठे हुए थे उसी श्याम में। सुंदर जी को इनकी आवाज बड़ी पसंद आई। तो जैसा भी खुर्शीद साहब ने बताया, उन्होंने इनको पहले एक पंजाबी फिल्म में चांस दिया जी, जी। और क्योंकि इलाकाई फिल्में अपने इलाके तक महदूद होती है तो रफी साहब की शोहरत आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन उन्होंने ही अपनी दूसरी फिल्म गांव की गौरी में इनको चांस दिया। और फिर जब ये दो फिल्मों में आपकी आवाज, गाने का अंदाज मौसीकार आजम नौशाद जी ने देखा तो फिर उन्होंने आपको चांस दिया। सही बात। और उसके बाद तो फिर सफर ऐसा शुरू हुआ कि बस जैसे घोड़े की लगाम छोड़ दी गई जी, हो जी। कि बस भागे चले जा रहे हैं आगे। तरक्कियात की वो मनाजिल रफी साहब ने तय करी कि पीछे मुड़कर नहीं देखा। जी, जी, जी। फिर मोहम्मद रफी साहब की गुलूकारी की एक बड़ी खुसूसियत यह है कि गुलूकारी के फन का कोई सिन्फ ऐसी नहीं है जो रफी साहब ने ना गाई। जी, 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 जी। रफी साहब ने भजन गाए हैं, नात या कलाम गाया। दुनिया ना भाए,
ओ दुनिया के रखवाले, सुख के सब साथी, दुख में दुख में ना कोई, और खुदा आपका भला करे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मत दे भगवान। कव्वाली उन्होंने गाई है, और क्या कमली वाले का रोजा निगाहों में है, ये जी। उनकी वो है। फिर कव्वालियां हैं उनकी, मनकबत है, मनकबत है, कोई चीज ऐसी नहीं मिलाद है जो ना गाई हो। रफी साहब ने मिलाद गाया है, जी जी जी, और उन्होंने माझी गाया है, ओ माझी चल, ओ माझी चल, जी जी, तू चले तो छम छम बाजे मौजों की पायल। और उनका वो देखिए, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, कौन सी चीज ऐसी है जो रफी साहब ने नहीं गाई। फिर आप आ जाइए बैजू बावरा की फिल्म पर, जी उसके नगमों में आप देखिए कहाँ किस स्केल पे ले जाकर उन्होंने गीत गाया। सही आम आदमी का तो नाक से खून डाल जाएगा, वो जी जी जी, गा नहीं सकता उसको जी, जिस स्केल पर रफी साहब ने उसको गाया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। वो तो नौशाद साहब ने रोक दिया था कि बस रफी साहब रोको, रफी साहब रुकिए, क्योंकि वो मौसीकी उनका साथ ही नहीं दे पा रहे थे। जी जी जी, वो अपनी मौसीकी से उनका साथ नहीं दे पा रहे थे। जबरदस्त जबरदस्त गुलूकार। अरे साहब देखिए, रिकॉर्ड होने के बाद गाना रिकॉर्ड हो गया, बन गया, रिलीज हो गया, ठीक है, उसके बाद में अगर स्टेज शो कर रहे हैं रफी साहब, तो जो रिकॉर्डिंग में है वही होगा, वही चीज है, वही वही होगी। चीज, क्या वही बात चीज। है। हाँ, और फिर हिंदो पाक मोहब्बतों के वो चाहते थे कि हमारे मुल्क का पड़ोसी मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात रहे। जी जी जी, तो जब भी वो पड़ोसी मुल्कों में गए, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, तो उन्होंने अपने मुल्क की हमेशा रिप्रेजेंटेशन किया उन्होंने कि भाई हमारा मुल्क जो है हिंदुस्तान, वो प्यार और मोहब्बत, इत्तेहाद, कौमी यकजहती का लंबरदार है। तो मैं अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा हूँ यहाँ पर, और मैं मोहब्बतों के तोहफे लेकर आया हूँ। उन्होंने हमेशा हिंदुस्तान की बड़ाई पेश की, हिंदुस्तान की अजमतों को पेश किया। वैस भाई एक बार एक और याद आ गया कि सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बापू की ये अमर क्या कहानी। बात है, क्या बात है, क्या बात है, ये क्या गाना बात है। कैसा गाया है उन्होंने, जबरदस्त क्या जबरदस्त अदायगी करी है जबरदस्त गाया। कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको सुना और पहली 15 अगस्त हो रही थी, तो रफी साहब को खुद बुलाया था, जी जी खुद जी, बुलाया जी, था उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। और रफी साहब की एक खास बात और बताऊं कि वो बड़े हमदर्द आदमी थे, बहुत हमदर्द बहुत आदमी, बहुत हमदर्द थे, हमदर्द आदमी। बहुत हमदर्द थे। जो तय हो गया मुआवजा गाने का वो ही लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। नहीं, इसमें एक चीज और होती थी, सपोज मुआवजा तय हुआ 10,000 जी और इत्तेफाक से प्रोड्यूसर के पास है 8,000, जी तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भाई 10,000 तय हुआ था तो मुझे 10,000 दो, जी भाई जो है वही दे दो। जी, उन्होंने, मोहम्मद रफी ने पैसे को कभी अहमियत ही नहीं दी। उनकी नजर में अहमियत थी फन की, गुलूकारी के फन की अहमियत थी। और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने उनको फन की महराजें अता की, जी जी जी। फन की बुलंदियां अता की। मशहूर और मारूफ अदाकार जितेंद्र, ठीक है, आज भी हयात है। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब की एक नाइट में, ठीक है, इंतकाल के बाद स्टेज शो जब कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया, और फिर उन्होंने एक बात ये कही कि मैं आपको एक बात सुनाना चाहता हूँ, और कई बार सुना चुका हूँ और बार बार सुनाऊंगा। शाहिद रफ़ी मेरे साथ खड़े हुए हैं कि जब मेरे पास पैसा हो गया तो मैं फिल्में बनाने लगा, तो उसमें से एक दीदारे यार फिल्म में बना रहा था। जी 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 जी। तो उसकी फाइनल रिकॉर्डिंग के बाद जब प्रोड्यूसर ने मुझसे पूछा कि रफ़ी साहब को क्या दे दिया जाए, तो बोले जो किशोर दा को दिए वो दे दीजिए। कि किशोर दा को 20,000 दिए, तो बोले रफ़ी साहब को भी 20,000 दीजिए। तो रफ़ी साहब को भी 20,000 रुपये लिफाफे में रख कर दे दिए। जब घर ले जाकर उन्होंने लिफाफा खोला, तो रफ़ी साहब ने देखा कि हमारे 6,000 रुपये में बात हुई है, और 16,000 रुपये उन्होंने वापस भेजे अपने साले के साथ। क्या बात है। हाँ, और कहा कि मुझसे बात करवाना जितेंद्र से। तो फ़ोन पे जब बात कराई तो रफ़ी साहब बोले, क्यों जीते, बहुत मालदार हो गया है क्या? 14,000 ज्यादा भेजिए। हाँ, 4,000 की बात हुई थी हमारी और 16,000 दिए। तो जितेंद्र कह रहे थे कि साहब ऐसे शख्स, ऐसा ईमानदार आदमी आज नहीं, दुनिया अब के नहीं पर्दे है, पे अब नहीं नहीं है, बजा। अब नहीं है, अब नहीं है। एक किस्सा और याद आ रहा है कि शाहिद रफ़ी बता रहे थे कि अब्बा जब भी गाना रिकॉर्ड करके आते थे,
तो घर में हम सबको बुलाते थे, देखो आज हम फलां के साथ गा के आए, आज हम ये वाला गाना गा के आए। तो अमिताभ बच्चन के साथ एक गाना रिकॉर्ड कर आए थे, फिल्म का नाम था नसीब, नसीब फिल्म का नाम था। और गाने के बोल हैं चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ, चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ। उसमें ऋषि कपूर भी हैं और अमिताभ की भी आवाज है, और रफी साहब भी हैं, ऋषि कपूर की आवाज में रफी साहब है। जी जी जी। तो ये गाना रिकॉर्ड कर आए, शाहिद रफी साहब कह रहे थे जब घर में आए तो सबको बुलाया, यहाँ यहाँ जल्दी आओ जल्दी आओ। तो बोले हम सब आ गए। आने के बाद में आज हम बहुत बड़े हीरो के साथ गाना गा के आए हैं, बहुत बड़े हीरो के साथ। अब्बा किसके साथ गा के आए हो बताओ तो सही। अरे बहुत बड़े बेटा, बहुत बड़े। हाँ, तो उन्होंने नाम लिया कि अमिताभ बच्चन के साथ। क्या बात। तो शाहिद रफी का कहना यह था कि उनको ये नहीं मालूम कि मेरा कद कितना ऊंचा है। जी 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 जी। वो अमिताभ बच्चन का कद बहुत ऊंचा समझते थे। आपको यहाँ मुझे एक वाकया याद आ गया कि रफी साहब की याद में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। अच्छा। उसके चीफ गेस्ट अमिताभ बच्चन थे। अच्छा। तो अमिताभ बच्चन ने ये कहा कि मेरे पास तो वो अल्फाज ही नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री के उस पिलर पर कुछ बोल सकूं। रफी साहब की इतनी अजीम शख्सियत है, इतनी अजीम शख्सियत है कि मैं इतना बौना आदमी हूं उनकी शख्सियत के आगे कि मैं उनके फन पर कुछ बोल ही नहीं सकता। मेरी हैसियत ही नहीं है कि मैं रफी साहब पर बोल सकूं। ये अमिताभ बच्चन ने कहा। अब बताइए उस अमिताभ बच्चन के लिए वो कह रहे हैं कि हम इतने बड़े अदाकार के साथ। तो ये उनका बड़ा पद था, इसमें नो डाउट। देखिए शौक भी था उनको खेलने का। हाँ, कैरम खेलते थे। आप मानो कैरम भी खेलते थे। देखिए उनका ये कैरम रखा हुआ, ये इसी कैरम पे रफी साहब खेलते थे। और पतंगबाजी का भी शौक था। अपनी छत पर चढ़कर अच्छा दिलीप कुमार और मन्ना डे और आपके जानी वागर, अच्छा हाँ, ये चारों मिलकर पतंग उड़ाया करते थे। क्या बात है। बहुत शौक था हाँ पतंग का। चारों पिलर हैं अपनी फील्ड के। चारों पिलर हैं अपनी फील्ड के। सही बात। तो शाहिद रफी साहब बता रहे थे कि जब मैं छोटा था अब्बा किसी रिकॉर्डिंग के लिए गए हुए थे, तो जब वहाँ रिकॉर्डिंग हो रही थी तो उसी वक्त मैं छत पे से गिर गया। अच्छा। मेरे चोट आई और अम्मा ने फ़ोन कर दिया वहाँ। तो गालिबन संगीतकार या तो कल्याण जी आनंद जी थे या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। उन्होंने फ़ोन को उठाया। फ़ोन के बाद हाँ भाभी जी बताओ क्या बात है, कैसे बात है। तो बोले रिकॉर्डिंग चल रही है, ज़रा ज़्यादा चोट तो नहीं है। बोले ज़्यादा नहीं है। तो जब रिकॉर्डिंग ख़त्म हो गई है तब रफ़ी साहब से कहा कि वो ऐसे बात है और आप शाहिद गिर गए, सीधे जाइए आप घर। क्या बात, समझे। बहुत बड़ी बात है बहुत। और जब भी रिकॉर्डिंग करी है उन्होंने तो वहाँ रिकॉर्डिंग के वक्त फाइनल रिकॉर्डिंग जो होती तो उसमें अदाकार हीरो भी रहता था कि किस तरह से अपनाया जाएगा। देखिए यहाँ खुर्शीद भाई मैं आपकी जरा बात कर रहा हूँ, गुस्ताखी माफ। यहाँ मुझे एक बात याद आई रफी साहब की ये खूबी कि रफी साहब की एक खूबी ये थी, क्योंकि आपने कहा कि अदाकार मौजूद रहता था। जी जी जी। तो उनकी ये खूबी ये थी कि जिस अदाकार के लिए गा रहे हैं अपनी आवाज को उसकी पर्सनालिटी में डाल देते थे, जैसे कि वो खुद गा रहा। और बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे खुद गा रहा है। जैसे आप देखिए शम्मी कपूर की जो उन्होंने गाया चाहे कोई मुझे जंगली का है जी, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे शम्मी कपूर क्योंकि चुलबुले इंसान थे जी, तो अपने आप को अपनी आवाज को शम्मी कपूर की पर्सनालिटी में डाल दिया। यही बात है। देवानंद जी के लिए गा रहे तो अपनी आवाज को देवानंद की पर्सनालिटी में डाल दिया। यही बात है। राजेश खन्ना के लिए गाया वो उसके हाथी की मौत पर। हाँ हाँ, उसका भी मैं बताऊंगा आपको उसके बारे में भी। अच्छा बताइए। हाँ हाँ, ऐसा था कि राजेश खन्ना जी जो थे किशोर कुमार के गीतों को पसंद ज्यादा करते। जी 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 बिल्कुल। उसी से वो फेमस भी हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक फिल्म बनाई उन्होंने हाथी मेरे साथी। जी जी। तो जब इस गाने की सिचुएशन बताई उन्होंने कि ये गाना ऐसा गाया जाएगा कि फिल्म देखने के बाद में आवाम जो है वो रोती हुई निकले, तो किशोर कुमार जी ऐसे ही आप गाइएगा। तो जब उन्होंने ये देखा कि मुझसे नहीं गाया जाएगा तो साफ मना कर दिया कि भाई राजेश साहब मुझसे नहीं गाया जाएगा, काका जी मुझसे नहीं गाया जाएगा। ये तो रफी साहब से रफी साहब गवा लिए, लेकिन वो जिद कर रहे थे कि आप ही गाएंगे। किशोर कुमार जी फौरन स्टूडियो छोड़कर चले गए और पीछे पीछे राजेश खन्ना घर पहुंचे मनाने के लिए, वहां भी मना कर दिया। उसके बाद में प्रोड्यूसर को तैयार किया गया तो रफी साहब को दिया गया ये गाना। हाँ, नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार।
वो हकीकत किशोर साहब गा ही नहीं सकते गा ही थे नहीं वो, सकते थे। गा ही नहीं सकते। गा ही नहीं सकते। ये रफी साहब का ही कमाल था। और बहुत से ऐसे गीत हैं कि रफ़ी साहब ने भी गाया और मनहर उदास ने भी गाया, जी, ये मिसाल जी। दे रहा हूँ, और हेमलता ने भी गाया जी जी जी। कि तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। हाँ और बिल्कुल, जहाँ भी अरे जाऊँ साहब क्या बात है। और रफ़ी साहब का ही बजता है गाना, क्या बात है उनकी आवाज़ का था। बेशक बेशक। इनकी कि मुझे याद आ रहा है खुर्शीद साहब कोहिनूर का एक गीत, जी कोहिनूर का एक गीत क्या जबरदस्त। लोग कहते हैं कि रफी साहब की आवाज अच्छी थी, वो गाने के सुरताल से वाकिफ नहीं थे। ये तो कोहिनूर का गीत है, मधुबन में राधिका नाचे रे। कौन सा सुर है, जो क्या सुरताल उन्होंने पेश किए हैं इस गीत के अंदर। आप देखिए वो मौसीकी की बुलंदियों पर नजर आते हैं इस गीत में। जी जी जी। मधुबन में राधिका नाचे रे, मृदंग बाजे तक तिरतिक धुम तिर वो तता ततई, ये सब ये सुर नहीं है तो क्या है फिर। सही बात है, सही तो बात जो कहते हैं कि फन से वाकिफ नहीं थे, ये उनके लिए गाल पर एक करारा तमाचा है, है सही ये बात गीत। है। जी देखिए सर। ये तानपुरा रखा हुआ है, ठीक है, रफ़ी साहब इस पे क्या है हाँ रियाज बजाते थे, रियाज करते थे। और ये आप देख रहे हैं ये हारमोनियम जो रखा हुआ है, और एक तो इनका खुद का है, और एक एच.डी. बर्मन साहब जो सचिन देव बर्मन के नाम से ही मशहूर थे, जी आर.डी. जी बर्मन के बाप, जी जी। उन्होंने गिफ्ट किया था। अरे माशाल्लाह, ये बड़ा वाला जो रखा है। जी जी जी, बड़ा वाला जो रखा है। जी। और ये तमाम इनके ड्राइंग रूम में, और ये जो एकेडमी बनाई है, ये जो हाँ अवार्ड उसमें है रखे ये हुए हैं, सबसे। और ये रिकॉर्ड जो रखे हुए हैं, एलपी भी हैं, और जो बड़े और छोटे तमाम रिकॉर्ड मौजूद हैं, वो रफ़ी साहब के हाथ के ही रखे हुए हैं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब वो अब एकेडमी तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त शाहिद रफी ने बनाई है। अब मशहूर और मारूफ शायर जावेद अख्तर साहब ने रफ़ी साहब के बारे में क्या कहा है, मैं ज़रा सा सुनाना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कि जावेद अख्तर साहब जो शबाना आज़मी के शौहर भी हैं, और मुमताज़ गीतकार हैं, और मुमताज़ और मशहूर नगमा निगार कैफी आज़मी के दामाद भी हैं। बेशक 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 बेशक। मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में बता रहे हैं कि एक मरतबा एक फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी, जिसमें कि शारदा भी थी। अच्छा। और उस वक्त बहुत से लोग मौजूद रहते थे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि बहुत लोग होते थे, जी 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 डायरेक्टर भी होता बिल्कुल था, बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। बहुत लोग आ जाते थे। जी जी जी। तो जावेद साहब कह रहे थे कि एक माइक पे शारदा और एक पे रफ़ी साहब, और दोनों के आगे वो जो टेबल सी होती है नी, जी 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 और गाना लिखा हुआ रखा रहता है। जी 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 जी। तो जब अपनी लाइन रफ़ी साहब ने गा दी और शारदा की शुरू हुई, तो आप पानी पीने चले गए, और पानी पीकर आकर फिर खड़े हुए, तो जैसे ही शारदा की लाइन खत्म हुई तो आपने शुरू कर दिया। क्या बात है साहब, क्या बात क्या है। बात है। ये ऐसे कहते हैं इसे कहते फनकारी। हैं, ये है फनकारी। ये है फनकारी कि ना मठारे हाँ। ना कुछ साव करम, और डायरेक्ट शुरू। और डायरेक्ट शुरू। अरे बहुत क्या बड़े फनकार थे, बहुत अजीम बहुत फनकार। बड़े। मीम खालिद अंसारी साहब लाइन पर आ गए, जरा अच्छा अच्छा बिल्कुल बिल्कुल मीम बिल्कुल। खालिद अंसारी साहब, तो जरा सा उनसे मीम खालिद अंसारी हाँ साहब से बिल्कुल, पूछ मीम लीजिए। खालिद अंसारी साहब से बात कीजिए जी। नाजरीन, आइए बात करते हैं मुमताज़ स्कॉलर मीम खालिद अंसारी साहब से। मीम खालिद अंसारी साहब, आपका यूट्यूब उर्दू चैनल पर इस्तकबाल है। आज का जो हमारा मौजू है वो मोहम्मद रफ़ी, जो बेहतरीन गुलकार रहे हैं फ़िल्मी दुनिया के, उनके ताल्लुक़ से, क्योंकि आज उनकी बरसी का दिन है, इस उनके ताल्लुक़ से अपने ख़यालात का इजहार फरमाएं। मीम खालिद अंसारी साहब। मोहम्मद रफ़ी साहब बेहतरीन गुलकार रहे हैं। उन्होंने फिल्मी दुनिया में जो गाने गाए हैं उनको आज भी उसी ज़ौक़ व शौक़ से सुना जाता है। और मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने में सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने भजनों को भी गाया है, शबद भी गाए हैं, और दूसरी ज़बानों में भी उन्होंने गाए हैं, और हर तरह की सनत पर उन्होंने गाने की कोशिश नात भी गाई हैं, हिकायात भी हैं, हिकायात भी हैं। इसके अलावा एक बार उनको हज पर जाने के बाद वहाँ खाने काबा में अज़ान देने का भी शरफ़ हासिल हुआ है। कई फिल्मों में उन्होंने ऐसे गाने गाए हैं कि जिसमें लोगों को रोने का भी
रोने पर मजबूर किया रोने है। पर मजबूर कर दिया। और जो अदाकार जिन पर वो गाना फिल्माया जाता था, ऐसा लगता था कि वो उन्हीं की ज़बान से निकल रहा है। कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने जब भी फिल्म में कोई गाना दिया है तो उसको किरदार के ऊपर पूरा उतार दिया है। चाहे वो किसी शराब के करैक्टर पर उन्होंने गाया है या किसी सूफी के करैक्टर पर गाया है, उसको पूरी तरह से उसकी अंदाज को पूरा कर दिया है। मोहम्मद रफ़ी साहब गाने से पहले हिदायतकार से मालूम कर लेते थे कि इस गाने को किस किरदार के ऊपर फिल्माया जा रहा है। बिल्कुल उसकी एक्टिंग से और उसके का तो सकनात पर उनका गाना पूरा उतरता था। और एक तरह से जो क्वालिटी उन्होंने दी है गाने वालों में, वो मैं समझता हूँ कहीं भी किसी और गुलकार से अदा नहीं हो सकी। और मोहम्मद रफ़ी साहब ने जो फिल्मी दुनिया को एक जोन दिया है, वो किसी और गुलकार, मर्द गुलकार से नहीं हो सका। और मैं समझता हूँ कि हमें मोहम्मद रफ़ी साहब की इस बरसी पर उन्हें गुलाह अक़ीदत पेश करने चाहिए और उनके किरदार से और उनकी ईमानदारी से, उनकी सच्चाइयों से हमें सबक लेना चाहिए। मीम खाली साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया अपने वक्त में, और पद्मश्री अवार्ड भी अब हिंदुस्तान का एक बड़ा अवार्ड है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको, आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? जी मुझी साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि उन्हें पद्मश्री तो मिल गया है, लेकिन उनकी शख्सियत ऐसी है कि उन्हें भारत रत्न भी दिया जाना चाहिए, जो बाद-अज़-मर्ग दिए जाते हैं, बहुत से लोगों को दिए जा चुके हैं। तो ये भी इसके अहल हैं। और अगर इस तरह इन्होंने, तो हम क्यों ना इस तरह की एक तहरीक चलाएं, हुकूमत से इसका मुतालिबा करें कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने जिस तरह मज़हब और मिल्लत की परवाह किए बग़ैर जी गीत भी गाए हैं, शबद भी गाए हैं, भजन भी गाए हैं, लोरियाँ भी गाई हैं, कव्वालियाँ भी गाई हैं, और हम्द भी गाई हैं, हिकायत भी गाई हैं, तो ये तमाम चीज़ें जब एक जगह हुई हैं तो यकीनी तौर पर ये उनका उनकी कद इतना बनता है कि उन्हें भारत रत्न से ज़रूर बिल्कुल। नवाजा जाना चाहिए बाद-अज़-मर्ग। बहुत शुक्रिया आपका नीम खालिद साहब, आपने और हमें ये एक तहरीक चलाकर भी इसकी मांग करना चाहिए। ये हम जी जी जितने भी हम उनके फ़ैन हैं, चाहिए कि हमें मोहम्मद रफ़ी साहब को भारत रत्न जल्द से जल्द दिलवा दिया जाए। बिल्कुल। एक चीज़ और मोहम्मद रफ़ी साहब के ताल्लुक़ से मैं ये कहूँगा कि उनके जो गीत हैं वो हर उम्र के लोगों में, उनके ज़माने से आज तक, उन्होंने सिर्फ 55 साल की ज़िंदगी पाई, लेकिन उस 55 साल की ज़िंदगी में जो उन्होंने कुछ वक्त गीत गाए हैं, 15-20 साल 30 साल तक, वो उनकी ज़िंदगी का असासा है और हर उम्र के लोग उसे पसंद करते हैं। मोहतरम उवैस जी साहब, जी 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 मोहम्मद रफ़ी साहब पे तो बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है, हाँ, लेकिन एक बात मेरे जहन में गश्त कर रही है जी बताइए। कि आपने कभी ये तवक्को की है कि मोहम्मद रफ़ी जैसा मुस्तक़बिल में फिर कभी आएगा? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। मोहम्मद रफी जैसा तो क्या, उनके साए जैसा नहीं आ सकता। उसकी देखिए 3-4 वजूहात है। बड़ी बेसिक बात मैं आपको बता रहा हूं। अब आज का जो सिंगर है, जो गुलकार है, उसको उर्दू का इतना इल्म नहीं जितना रफी साहब जी के जी पास जी। था। उर्दू रफी साहब की रगों में खून की तरह दौड़ती थी। तलफ़ुज़ भी क्या जबरदस्त उनका जबरदस्त। प्रोनाउंसिएशन था, तलफ़ुज़ था। सही बात है। अब आज का गुलकार क्या गा रहा है? खाली सलाम दुआ मुलाकात में। हाँ मौलाना, अब आप खाली सलाम दुआ मुलाकात में, और वो गा रहा है कि आजू बाजू डोल के, तो आप सिंगर से क्या तवक्को करते हैं रफी साहब का आने की है, जिनके बात है। प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। रफी साहब के परछाई तक नहीं पहुंच सकते हैं, जी 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 जी, परछाई सही तक। वो बिल्कुल सही कहा गया है कि हजारों साल, हाँ नरगिस, शायद रफी साहब के लिए कहा गया है कि हजारों साल
नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बिल्कुल सही। रफी साहब आए, रफी साहब गए, अब रफी साहब जैसा आना मुश्किल तो बहुत छोटी चीज है, नामुमकिन है, नामुमकिन है बिल्कुल। दूसरा रफी पैदा हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। अरे एक एक गाना है उनका, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, इसका भी एक किस्सा है, लेकिन बहुत तैयब अली प्यार का दुश्मन आया है। ये देखिए क्या क्या हाल है। फिर वो नहीं देखा आपने, सबने सुना कि हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले, और फिर नीरज जी का वो गीत, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, जी जी जी, हजारों रखे, ये सब अलीगढ़ से भी जुड़ गए हो। सही बात। फिर एक चीज और खुर्शीद भाई आपने देखा होगा, हम अपने बचपन में देखा करते थे, नौजवानी में भी देखा, अब बुढ़ापे में वो चीज नहीं है क्योंकि आजकल डीजे का जमाना है। तो पहले हम देखते थे कि अगर लड़के की शादी है तो घर की छत पर स्पीकर रखा हुआ है जी, और गाना बज रहा है, आज मेरे यार की शादी है, रफी साहब का, या बाबुल की दुआएं लेती जा। अब लड़की की है तो यही बज रही है रुखसती, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। ऐसी रुखसती क्या हर बेटी का बाप रो दे। सही बात साहब, अभी मेरी बच्ची का एंगेजमेंट हुआ। अच्छा, तो खैर कोई बात नहीं, एंगेजमेंट हो गया, और एंगेजमेंट की रात को इत्तेफाक से वो टीवी पर ये गाना आ रहा था, ये रुखसती आ रही थी, वो बलराज साहनी पर फिल्म आई। जी जी, बलराज साहनी। आप यकीन कीजिए मैं फपक फपक के रो पड़ा। जब शाम को मेरी बच्ची का एंगेजमेंट होकर निपटा था, रात को मैं ये देख रहा था, बस दिल पर काबू नहीं रहा। सही बात। तो ये चीज है कि आज भी वो हमारी रगों में दौड़ते फिरते, जिसका नाम मोहम्मद रफी है। तो मोहम्मद रफी जैसे लोग खत्म नहीं होते कभी, और ना उन जैसे लोग आते हैं दोबारा। तो ना लड़के की ना लड़की की शादी मुकम्मल नहीं होती जब तक कि रफी साहब का गाना ना बज जाए। आज मेरे यार की शादी है ना बज जाए लड़के की शादी में, और बाबुल की दुआएं लेती जा लड़की की शादी में। बैंड पे जब ना बैंड वाले भी इसी को बजाते थे, यही बजाते। खुर्शीद साहब, अगर आपको जहमत ना हो जी, तो आपने कलेक्ट भी किया है उनको। जी जी जी, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि हमारे नाजरीन को आप ये बताइए कि मोहम्मद रफी साहब को कौन कौन से अवार्ड मिले उनकी सारी जिंदगी में, और किस कदर अवार्ड्स की तो कोई गिनती नहीं है, उनको मिले। लेकिन कुछ खास खास अवार्ड हमारे फिल्म फेयर अवार्ड होता है, वो सबसे बड़ा होता है। हाँ, फिल्म फेयर अवार्ड इंडस्ट्री का सबसे बड़ा है। इसके अलावा भी पद्मश्री वगैरह। तो जरा बताइए हमारे नाजरीन को कि रफी साहब को कौन कौन से अवार्ड्स मिले। देखिए 1960 में सबसे पहला अवार्ड मिला। अच्छा। फिल्म चौदहवीं के चांद पे। क्या बात है। और उसका टाइटल होगा कि चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो। 1960 में सबसे पहला। जी जी। और मौसीकार थे रवि। जी। दोनों को क्या नाम मिला। जी जी। ये आप देख भी रहे हैं ये अवार्ड उनको। और दूसरा मिला था 1963 में। 1963 में मिला था ससुराल फिल्म में। अच्छा अच्छा। ससुराल फिल्म में तेरी प्यारी प्यारी सूरत को। क्या बात है, क्या बात है। क्या गीत था। उसके बाद में 1965 में एक बहुत ही सुपर हिट फिल्म आई थी जो बिना का गीत माला में धूम मचाता था, वो गाना दोस्ती फिल्म का। चाहूंगा मैं तुझे शाम सवेरे। क्या बात, क्या बात है। देखिए था। जी जी, मुझे मालूम है उस पर बिना का गीत माला का तो अलग ही बात। जबरदस्त। अमीन सयानी का प्रोग्राम था वो। 1967 में आई एक और फिल्म जो राजेंद्र कुमार पर अपनाया गया, सूरज। क्या बात है। बहारों फूल बरसा, मेरा महबूब आया। जबरदस्त सुपर हिट गाता था। सुपर हिट। इस पे फिल्म फेयर अवार्ड मिला। देखिए कि तमाम ऐसी फिल्में। उस पे भी अवार्ड मिला था, मुगल आजम का जो गीत था। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद। हाँ, तन्हा गीत था। जी, तन्हा गीत था। और जबरदस्त अवार्ड मिला था उस पर। जी जी जी। और साहब 1969 में आई फिल्म ब्रह्मचारी। अच्छा अच्छा। उसमें एक लोरी थी, मैं गाऊं तुम सो जाओ। मैं गाऊं तुम सो जाओ। क्या बात है। क्या बड़ी मध्यम सुरों की, बड़ी मैं खो जाओ। बहुत स्लो मीडियम पर गाई हुई थी ये, बहुत मध्यम सुरों में गाई हुई, जबरदस्त। और आप अगर उसको रात को तन्हाई में सुने तो सुनकर आपको नींद आने लगेगी। ये उसकी खूबी है। अभी आपने जिक्र किया था कि
आज मेरे यार की शादी है, जी जी और बाबुल की दुआ लेती जा। 1970 में इस पे अवार्ड मिला। जी 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 हाँ, फिल्म फेयर अवार्ड जी जी 1970 में, बिल्कुल 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 1970 मिला। और आखिर में जो मिला था वो इनके इंतकाल से 3 साल पहले 1977 में। अच्छा, फिल्म फेयर अवार्ड। हाँ, वो फिल्म का नाम था हम किसी से कम नहीं। क्या क्या बात है। बात है, क्या है हुआ। अगर दुश्मन हाँ, जमाना गम क्या नहीं, हुआ तेरा वादा, वो है ना? कसम वो इरादा। वो इरादा। जबरदस्त क्या गाना था वो। क्या बात है साहब, ये रफ़ी साहब की खूबियां थी। तो खुर्शीद भाई, इनको ये पद्मश्री अवार्ड कौन से सन में मिला था? वो संजीवा रेड्डी थे। जी जी, हाँ, नीलम संजीवा रेड्डी, हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ हाँ, इंडिया जी थे। जी। तो उनके हाथों से उनको ये पद्मश्री अवार्ड मिला था, जो रखा जी। हुआ है, ये आप देख रहे हैं। जी 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 जी, तो ऐसे बहुत से अवार्ड, छोटे छोटे अवार्ड्स तो उनको बहुत ही मिले हैं। बेशक बेशक। हाँ, अरे एक किस्सा और याद आ रहा था, जो अभी आपने गाना गुनगुनाया था कि हवस फिल्म का गीत, तेरी जी, गलियों में ना तेरी रखेंगे गलियों कदम, में ना रखेंगे रखेंगे कदम ना। आज के बाद। मौसीकार थी उषा खन्ना। जी जी, ठीक है, ये नगमा निगार थे सावन कुमार। अच्छा और अच्छा, सावन कुमार इनके शौहर थे उषा खन्ना के। उषा जी खन्ना के, जी जी, उषा खन्ना के। तो जब इस गाने को रिकॉर्ड कर दिया इन्होंने और फिल्म में आ गया, और पब्लिक ने बहुत ज्यादा पसंद किया, बहुत पसंद, बहुत पसंद किया। पॉपुलर तेरी गलियों गाना में ना है। रखेंगे कदम, आज भी आज आज भी भी, आज आज भी भी, उसको पसंद किया आज जाता भी। है। तो जब इनको इंग्लैंड जाना था, तो जब लंदन में गए थे और उनके साले भी साथ में थे, जो कि सेक्रेटरी थे उनके साले, तो उनको ये अंदाजा नहीं था कि इस गाने की डिमांड हो जाएगी। तो वहां पर पब्लिक ने लंदन में इसी गाने की डिमांड करी कि ये गाना हाँ, सुनाइए। ये गाना सुनाइए। अब रफ़ी साहब को याद नहीं, सिर्फ इतना याद था कि तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, उस और हाँ आज के बाद इतना, बस इसके बाद में फिर वो दूसरा गीत ले लेते। तो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद में फ़ौरन उन्होंने अपने साले से कहा कि ऐसा करो, इस रिकॉर्ड को ख़रीद के लेकर आओ, हम फला जगह जा रहे हैं, हो सकता है कि इसकी डिमांड फिर आ जाए, फिर आ जाए, फिर आ सही। जाए। तो रफ़ी साहब ने कहा कि वो डिमांड इसी गीत की आई फिर वो, और वहाँ पे उन्होंने अपने बेटे के घर पे, लंदन में घर था नहीं, जी जी जी, वहाँ- उसका सईद रफ़ी और वहाँ खालिद उसको रफ़ी का गाने को मकान कई बार सुना, और फिर उस गाने की डिमांड हुई तो वहाँ गाना उन्होंने गाया। गाया। जी, जब हिंदुस्तान वापस आए तो 12 बजे के बाद फ्लाइट बम्बई में आ गई थी, तो अपने घर नहीं आए, सीधे सावन कुमार के घर पहुंचे। देखिए अच्छा अच्छा, उस आदमी की बात है, ये अजमत अजमत है ये देखिए, उनकी। सीधे वहां पहुंचे और दस्तक दी, किवाड़ खोले, सावन कुमार निकल कर आए, तो बोले साहब हाँ बहुत ज़्यादा आपका गाना मशहूर हुआ है, और मैं सीधा वहाँ से आ रहा हूँ, और इंग्लैंड इतनी से। मकबूलियत है गाने की कि भाई बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा। तो सावन कुमार कह रहे थे कि इस आदमी को ये नहीं पता कि गाना किसकी वजह से हुआ है, गाना तुम्हारी आवाज की वजह से हमारी आवाज की वजह से हुआ है। सही हाँ, बात तो है। ये बातें ये बड़ा अजीब इंसान, बड़ा बहुत अजीब अजीब इंसान। मोहम्मद रफ़ी दी ग्रेट, दी ग्रेट, दी ग्रेट, दी ग्रेट। नो डाउट। भाई आप ये देखिए कि मुल्क के 2 वजीर आजम उनके जी। जबरदस्त फैन, हाँ हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू रफ़ी साहब के जबरदस्त फैन, इंदिरा जी उनकी जबरदस्त फैन। जी जी जी, मकबूलियत का कोई ठिकाना था? बहुत ज़्यादा। और उषा खन्ना ने एक गाना हाँ आखिर में रिकॉर्ड किया था, और गालिबन वो 70-78 की बात होगी। वो गीत था तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल। अरे जबरदस्त क्या जबरदस्त, गाना। क्या कहने, सही बात। उसमें भी उषा खन्ना का म्यूजिक है। अच्छा 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 तो अच्छा। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद में ओवैस भाई, रफ़ी साहब ने उषा खन्ना के सर पे हाथ रखा, अच्छा, हाँ, अरे वाह, कि बेटा आज बहुत दिन बाद गीत मिला है और हमेशा तुम खुश रहोगी। क्या कहना है, क्या कहना। वो बड़े शफीक इंसान, बड़े शफीक इंसान। खुर्शीद साहब, अब वक्त आ गया है कि हम और आप जी और हमारे तमाम नाजरीन जी जी जी, हुकूमत हिंद से ये दरख्वास्त करें कि हिंदुस्तान के इस अजीम सपूत को, हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले इस अजीम इंसान को, इस अजीम गुलूकार को, इस अजीम शख्सियत को वो भारत रत्न से सम्मानित करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये हक है रफ़ी साहब का हक है, कि उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल, अभी तक न मिलना उनके साथ हक तलफी है। सही बात है। मैं अपनी जानिब से, खुर्शीद साहब आपकी जानिब से,
यूट्यूब उर्दू चैनल की जानिब से दरख्वास्त करता हूँ हुकूमत हिंद से कि भाई इस अजीम शख्सियत को उसका हक दे दीजिए। देर आयत दुरुस्त आयत सही, लेकिन दे दीजिए। उनको भारत रत्न से सम्मानित कीजिए, सरफराज कीजिए, वो इसके मुस्तहिक है। तो खुर्शीद भाई, मैं एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुमताज गुलूकार, मुमताज समाजी खिदमतगार, एक बड़े मुहिब्बे वतन, एक अजीम इंसान को पर ये प्रोग्राम मुनक़िद किया। उसके लिए मैं ही नहीं बल्कि मोहम्मद रफ़ी साहब के तमाम पसंद करने वाले, तमाम चाहने वाले आपका शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नाज़रीन आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में अपने तासुरात ज़रूर लिख कर भेजें। बिल्कुल। हाँ। नाज़रीन, मैं भी दरख्वास्त करूंगा कि अपने तासुरात से नवाजिए, और अगर प्रोग्राम में कोई कमी रह गई है तो बराए करम हमें अपने कीमती मशवरों से नवाजें। बेशक हमें हम वक्त आपके मशवरों की जरूरत है, हम वक्त आपके मशवरों की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। उर्दू के दिलचस्प और मालूमाती वीडियो देखने के लिए एम खुर्शीद खां का उर्दू अदब यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को एक बार दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मज़ीद मालूमात के लिए रब्ता करें 8477965321 पर।